दोस्तों, जन्माष्टमी की आपको हार्दिक बधाइयाँ। और आज इस पावन पर्व पर मैं आज आपके लिए काल और क्रिया दोनों का मिक्स करके एक टॉपिक लेके आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। क्रिया और इसी के साथ साथ काल भी है, तो समझते जाइए और देखते हैं। आशा है आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत मेहनत लगी हुई है और बहुत बारीकी से इसमें मैंने हर चीज़ बताई है। जो आपके काम की है वो आप ग्रहण कर लेना। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, इसीलिए मैंने एक बार पूरा इसकी समरी बताऊंगी आपको, और क्या क्या पढ़ना है वो सारा पढ़ा के उसमें से आपको मोस्ट बता दूंगी कि वापस से रिवीजन आपको किस किस का बार बार करना है। क्लियर? चलिए, तो देखिए एक बार हम पूरा देख लेते हैं, इसको पूरे समग्र रूप से देख लेते हैं। देखिए क्रिया यानी वर्ब है ना। जिस परिभाषा देखिए, जिस शब्द से किसी कार्य का या काम का होने का बोध हो, जैसे पढ़ना, सोना, लिखना, जानना। ठीक है ना। अब ये पढ़ना तो आप पढ़ रहे हैं तो आपके काम का बोध हो रहा है कि क्या पढ़ रहे हो। सो रहे हो तो सोने का हो रहा है, लिख रहे हो तो लिखने का। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हो गई क्रिया के बारे में। अब क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं, क्रिया के भेद एक बार देखो। मैंने ये सारा का सारा बताया कि हमें पढ़ना क्या क्या है और क्या क्या छोड़ना है इसमें से, वो भी मैं बता दूंगी। देखिए क्रिया के भेद बहुत, मैंने यहाँ कोई संख्या फिक्स नहीं लिखी है। क्रिया के बहुत सारे भेद होते हैं। जैसे पहले देखिए, रचना या निर्माण के आधार पर। ठीक है, रचना या निर्माण के आधार पर। फिर है कर्ता के आधार पर। फिर है वाच्य के आधार पर, कर्म के आधार पर। ठीक है, तीनों प्रकार के हैं जो मैंने करवा दिए हैं। कर्म के आधार पर, कृत्या के आधार पर, कर्म के आधार पर और फिर काल के आधार पर। तो देखना ही है हमें, तभी पढ़ेंगे हम काल। वाक्य की समाप्ति के आधार पर, कार्य की प्रवृत्ति के आधार पर। ठीक है, ये देखिए काल के आधार पर मैंने छोटा सा ये समग्र रूप से थोड़ा सा लिखा है, आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे भेद होते हैं। तो चलिए पहले हम इनको देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले रचना या निर्माण के आधार पर। दोस्तों, मूल जो धातु होती है, ठीक है ना, जैसे एक धातु होती है मूल और एक होती है सामान्य धातु। ठीक है, सामान्य धातु और मूल धातु। यहाँ मैं बोल रही हूँ संस्कृत रचना के आधार पर, निर्माण के आधार पर, संस्कृत रूढ़ और मूल धातु। तो जो मूल धातु होती है, जैसे खा है ना, पी, जा, उठ, चल है ना, देख, ये तो सब क्या होगी, ये मूल धातु हो गई। जैसे ही हम इनके आगे ना लगाएंगे ये सामान्य धातु हो जाएगी। जैसे ही हम इनके आगे ना लगाएंगे, जैसे देखो जा से जाना, खा से खाना है ना, पी से पीना, तो ये मूल धातु से सामान्य धातु बन गई है। लेकिन ये सारी की सारी मूल धातु हैं। ठीक है, बिना ना लगे हुए मूल धातु है, और इन्हें ये हम रूढ़ धातु बोल सकते हैं, और ये संस्कृत की धातु भी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, दूसरा पढ़ेंगे हम संयुक्त क्रिया। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे हम यौगिक क्रियाएं। चौथा पढ़ेंगे नाम धातु क्रिया, जो हमारे इस टॉपिक का सबसे मेन पार्ट होगा, नाम धातु क्रिया। क्लियर? और ये संयुक्त क्रिया, ये दोनों ही रहेंगे। अनुकरणात्मक क्रिया, पुनरुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया। क्लियर? ये सारे भेद हम देखेंगे एक एक करके। फिर हम पढ़ रहे हैं कर्ता के आधार पर। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ना ही है आपको। तो कर्तार्थक क्रिया, ठीक है, और प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और पश्चकालिक क्रिया। तो कर्ता के आधार पर 4 प्रकार की हो गई। पहले हमने देखा रचना और निर्माण के आधार पर 7 प्रकार की हो गई, वो मैं सातों भेद बता दिए हैं, आगे हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ दूसरे नंबर पर है कर्ता के आधार पर, तो 4 प्रकार के, कर्तार्थक, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक और पश्चकालिक। यहाँ अगर बात करी जाए तो प्रेरणार्थक भी 2 प्रकार के, एक प्रेरणार्थक, द्विप्रेरणार्थक, यानी प्रेरणा देने वाला व्यक्ति एक है या 2 है, तो दोनों प्रकार से हम पढ़ेंगे। अब देखिए तीसरा, देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखा है मैंने तीसरा, कर्म के आधार पर। तीसरा, कर्म के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है क्रिया, सकर्मक और अकर्मक। ये सकर्मक और ये अकर्मक।
इनके भी दो दो भेद हैं। सकर्मक का एक भेद है, एक कर्मक और द्विकर्मक दूसरा हो गया, ठीक है। एक कर्मक और द्विकर्मक दो भेद हो गए। अकर्मक के भी पूर्ण अकर्मक और पूर्ण अपूर्ण अकर्मक। क्लियर? पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक, यानी आपको वहाँ बोध होगा कि ये पूर्ण अकर्मक है क्या और पूर्ण अपूर्ण अकर्मक है। अपूर्ण का बोध कराएगी वो क्रिया, और जो पूर्ण अकर्मक होगी वो पूर्ण अकर्मक का बोध कराएगी। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है मैंने नंबर 4 जो हम पढ़ चुके हैं। बिल्कुल आप प्लेलिस्ट में जाइए, आनंद तारा चैनल है अपना, ANAND आनंद तारा स्टडीज STUDIES। क्लियर? STUDIES। यहाँ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके देखिए। जो ये वाक्य के आधार पर, वाच्य के आधार पर जो क्रिया के 3 भेद होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अभी मैंने रिसेंटली डाला ये 2-3 दिन पहले, आप देख लीजिए। कृतवाच्य है ना, आज हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ये मैं बता चुकी हूँ, वहाँ से जाके देख लेना आप। कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों ही हो गए, ठीक है ना। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य ये मैं करवा चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। आगे देखिए, नंबर 5 पर पढ़ेंगे हम। नंबर 5 पर पढ़ेंगे हम वाक्य की समाप्ति के आधार पर, समापिका और असमापिका। ठीक है, देखिए 2 भेद होते हैं वाक्य की समाप्ति के आधार पर, समापिका और असमापिका। छठा भेद पढ़ेंगे हम कार्य की प्रवृत्ति के आधार पर, इसके भी 2 भेद होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर देखिए 2 ही भेद हैं, ज़्यादातर 2 भेद आ रहे हैं सब में। अब है मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट होने तो सारा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एक बार ही पढ़ना आपको, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप एक बार पढ़ लीजिए इस टॉपिक को। अब आती है काल की बात, जो हमारा सबसे रामबाण टॉपिक रहेगा यहाँ का, आज का टॉपिक जो रहेगा, क्योंकि मैंने काल में ही, क्योंकि इसी के साथ ले लिया है। अगर किसी को क्रिया नहीं पढ़नी है तो कोई बात नहीं, क्रिया पढ़नी है तो क्रिया भी पढ़ लीजिए, काल पढ़ना है तो काल भी पढ़ लीजिए। यहाँ देखिए, काल के आधार पर 3 प्रकार की होती है क्रिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ जनरली एक हल्का सा मैंने एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पे देख लीजिए। वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और भविष्यकाल, ठीक है। वर्तमान के हम 4 भेद पढ़ेंगे, भूतकाल के 6 भेद पढ़ेंगे और भविष्य के हम 3 भेद पढ़ेंगे। जो वर्तमान वाले भेद हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान, संभाव्य या संदिग्ध वर्तमान, और एक होता है अपना आज्ञार्थक वर्तमान। क्लियर है? प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है। आगे देखिए, भूतकाल के 6 भेद, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण या तात्कालिक भूतकाल, संभाव्य या संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, ठीक है। तीसरा में देखिए, भविष्यकाल में सामान्य, संभाव्य, संदिग्ध और हेतुमत। देखिए, जो सामान्य और संभाव्य और हेतुमत ये तीनों में चल रहे हैं, कॉमन चीज़ ये है, लेकिन काल का फर्क आएगा यहाँ पे। किसका आएगा? काल का फर्क आएगा। आगे देखिए, आगे एक है, अन्य भेद भी हैं। देखिए, सहगामी क्रियाएं है ना, परतंत्राबोधक क्रियाएं, सजाती क्रियाएं, संज्ञार्थक क्रियाएं, पूरक क्रियाएं, पूरित क्रियाएं और तात्कालिक क्रियाएं, ये सारे भी क्रिया के ही भेद हैं, है ना। इनमें से कुछ एक है इम्पोर्टेंट, वो मैं बता दूंगी आपको आगे, कौन सी पढ़नी है आपको, कौन सी नहीं पढ़नी है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये ध्यान दीजिए, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो थोड़ा सा कर्म, वाच्य और काल के आधार पर ये 3 हमें पढ़नी है। क्लियर? क्योंकि देखो, मैंने पूरा डायग्राम तो पूरा बताया, कल का कुछ छूट नहीं जाए, रह नहीं जाए, कह दी मैडम आपने तो ये तो पढ़ा ही नहीं। देखो दोस्तों, घास नहीं काटना, मुझे बताना तो सारी चीज़ें बतानी है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है वो मुझे यहाँ वो भी बताना है, कि आपको अभी समझ नहीं है और आप एक बार फास्टली रिविज़न कर ले, एक बार आप इसको देख के फिर पॉज करके और जो कुछ नोट करना कर लें, उसके बाद में आप एक बार और देखना, 2 बार देखना पड़ेगा आपको हो जाएगा काम इसमें, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये मेरा वादा है आपसे।
देखिए कर्म के आधार पर पढ़ेंगे हम, वाच्य के आधार पर जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, क्लियर, और काल के आधार पर। तो हमें क्या पढ़ना है, ये चीज़ें पढ़नी है, 2 चीज़ पढ़नी है, ठीक है, 2 चीज़ पढ़नी है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो अब पढ़ते हैं हम कर्म के आधार पर। और इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो रचना या निर्माण के आधार पर जो क्रियाएं हैं, देखिए रचना के आधार पर है ना, निर्माण के आधार पर अगर पूछे जाए व्युत्पत्ति, बनावट, संरचना, ये सारे नाम एक से हैं। कंफ्यूज नहीं होइएगा प्यारे दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होएगा, ये सारे नाम एक ही हैं, रचना, निर्माण, व्युत्पत्ति, बनावट, संरचना, क्लियर। अब देखिए रूढ़ या मूल योग है ना, या मौलिक या धातु, ये सारे नाम भी एक ही हैं। रूढ़ है, मूल है, मौलिक है और धातु, ये सब किसके नाम है, क्रिया के, ठीक है ना। और अगर क्रिया में नाम जोड़ देंगे तो सामान्य क्रिया बन जाएगी। आज मैंने सारा सब कुछ एक जगह नोट कर दिया है, ठीक है, आपको फटाफट से देखते जाना और सुनते जाना, समझते जाना है। जैसे मूल धातु पढ़, लिख, खेल, खा, पी, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। अब देखिए यहाँ पर यदि, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यदि क्रिया के सामान्य रूप में से ना हटा दिया जाए तो शेष क्या बच जाएगा, शेष क्या बचाएगा, मूल धातु तो बचेगी, वही रूट कहलाएगी और वही मौलिक कहलाएगी, ठीक है। जैसे राम, लिख, मात है ना, मीता, पढ़, और फिर और मैंने और जोड़ दिए इसमें, लिख और खेल, मीता, पढ़, लिख और खेल, ठीक है। आगे चलें, एक भेद आएगा इसमें, पुनरुक्त क्रिया और सामान्य क्रिया, एक भेद ये भी आएगा, पुनरुक्त क्रिया। थोड़ा सा देख लेते हैं, परिभाषा जान लेते हैं, छोटी सी चीज़ है, आपके समझ में आ जाएगी। अच्छा, इसके पहले ये है, एक मिनट कहाँ चला गया, हाँ, पहले हम ये देखेंगे, पहले हम संयुक्त क्रिया देखेंगे दूसरे नंबर पर, और यौगिक क्रिया, दोनों को मैंने साथ करवाया है, दोनों को साथ करवाया, संयुक्त और यौगिक क्रिया, ठीक है, दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर यौगिक क्रिया। इनको कंपैरिजन करके चलेंगे तभी समझ में आएगी। देखिए संयुक्त क्रिया, संयुक्त का मतलब क्या होता है, साथ में, ठीक है, यौगिक का मतलब भी साथ होता है। देखो संयुक्त और यौगिक का मतलब तो एक ही होता है, लेकिन होता क्या है और आएगा कैसे, हल्का सा डिफरेंस है, वही समझाने का प्रयास कर रही हूँ और आशा आपको पसंद आए और समझ में भी आ जाए। देखो यदि 2 क्रिया शब्द एक साथ आए तो उनमें एक ही कार्य का होने का बोध होता हो। देखो 2 क्रिया एक साथ आए लेकिन उनका कार्य क्या हो, एक ही हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, यही बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, नहीं समझ में आता है किसी के, जो यकाएक क्रिया को पहली बार पढ़ रहे होते हैं, जानते ही नहीं है, क्योंकि जनरली सभी जगह अकर्मक सकर्मक करवा के छुट्टी कर दी जाती है। देखिए संयुक्त क्रिया, देखो 2 क्रिया शब्द एक साथ आए, क्या कह रही हूँ, 2 क्रिया शब्द एक साथ आए तथा उनसे एक ही कार्य का बोध हो, यानी क्रिया तो 2 आएगी लेकिन कार्य कौन सा होगा, एक ही। अब इसको उदाहरण से देखेंगे, जैसे वह सो गया, ये सोना भी क्रिया है और गया भी क्रिया है, लेकिन इनका काम एक ही हो रहा है, कार्य एक ही हो रहा है ना। सो गया बोलते हो आप दिन भर में, खाना खा लिया है ना, पानी पी लिया बोलते हो, अच्छा ऐसे भी बोलते हो, खेल लिया, ठीक है, उठकर चला गया, काम एक ही हो रहा है लेकिन क्रिया 2 आ रही है, समझ रहे हैं, काम एक ही हो रहा है, क्रिया 2 हो रही है, ठीक है। मीरा खाने लगी, देखो मीरा रोने लगा, राम रोने लगा। देखो ये रोना और ये लगना वैसे देखा जाए तो अलग अलग क्रियाएं हैं, लेकिन इनका काम एक ही हो रहा है, वह रोने लगा है ना, ठीक है, वह हंसने लगा, वह दौड़ने लगा, कुछ भी करवा लो लेकिन काम एक ही होगा, क्रिया 2 आएगी, समझ में आ गएगा। अब यहाँ यौगिक का मतलब क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं। क्रिया, यदि 2 क्रिया शब्द एक साथ आए और उनसे 2 अलग अलग कार्यों का बोध हो। देखो यहाँ भी 2 क्रिया आ रही है, कितनी क्रिया आ रही है, 2, और यहाँ भी 2 क्रिया आ रही है, ठीक है ना, लेकिन उन 2 का काम एक ही हो रहा है, काम क्या हो रहा है, एक हो रहा है, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ क्या हो रहा है, अलग अलग काम का बोध होगा, क्रिया 2 आएगी और दोनों ही अलग अलग काम करवाएगी। कैसे, वह हंसते गाते आ रहे थे, क्लियर, वह
हंसते गाते आ रहे थे। हंसना एक क्रिया है और गाना एक क्रिया है। आगे समझ में? साथ के साथ उदाहरण इसलिए दिए कि आपको फटाफट से क्लियर हो जाए। वह नाचते गाते जा रहे हैं। अब नाचना और गाना एक साथ होगा काम। देखिए कई बार क्या होता है, कोई जो नाचते नाचते गाता भी जाता है तो योग करता है वो, है ना। अब हम हाँ जनरली आप लोग भी तो करते हैं ना, एक साथ दो काम करते हैं। अभी तो आप लोग खाते खाते पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है ना, चलते चलते भी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करना है। और बिल्कुल मेरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। चलिए आज बातें कम करेंगे, काम क्रिया ज़्यादा करेंगे। क्लियर? खा पी कर सो गया, तो ये समझ में आ गया होगा। यहाँ दो क्रिया एक साथ हो रही है, दो क्रिया एक साथ आ रही है, यहाँ भी दो क्रिया एक साथ आ रही है। यहाँ एक काम हो रहा है, ठीक है ना, और यहाँ काम अलग अलग हो रहे हैं। खाना अलग काम है, गाना अलग काम है। समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों को इसलिए साथ करवाया। अब देखिए जो चौथे नंबर का है नाम धातु क्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आप इसको फूल पत्ती कुछ भी जो चाहो जो लगा लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाम धातु क्रिया। नाम का मतलब क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। और इन शब्दों से बनने वाली क्रियाएं क्या कहलाती है? नाम धातु। अपना, अपना क्या है? सर्वनाम है, और क्या बन जाएगा? अपनाना। शर्म संज्ञा है, और क्या बन जाएगा? शर्माना, लज्जाना। गर्म विशेषण है, क्या बन जाएगा? गरमाना, है ना। इसी तरह देख लीजिए, और देख लीजिए, जैसे क्या है? बच्चा, क्या बन गया? बचपन बन गया। बच्चा संज्ञा है, ये बचपन उसका बन गया। अच्छा, ये जो क्रिया है ना, ये लजाना, ये अपनाना, ये भाववाचक में आ जाएगी। ये क्लियर है ना। और भी बताऊं, जैसे शब्द है मम। मम क्या है? सर्वनाम। अब भाववाचक क्रिया लगाएगी, भाववाचक लगा दीजिए। इसके संज्ञा बनानी हो तो भाववाचक में त्वय लगा दीजिए आप। त्वय, ममत्व। ये बड़ा टिपिकल टॉपिक तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन हाँ कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं, ठीक है ना। भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं तब कुछ इंपॉर्टेंट प्रत्यय काम में आते हैं, वो मैं यहाँ लिखाना चाहूँगी आपसे, या फिर मैंने करवा दिए, एक बार देखना चाहें तो देख लीजिए। आ, है ना, ए भी आता है, आ बिल्कुल, ई भी आता है बहुत सारी जगह, है ना, ए, है ना, और आयन, पहले इमा, इम, आयन बहुत आता है, आवट, त्वय और गी। अब देखिए और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हल्का सा याद दिलाना चाह रही हूँ कि कई बार क्या होता है, कुछ संज्ञाएं विशेषण का रूप ले लेती है, कुछ संज्ञाएं भाववाचक का रूप ले लेती है, ठीक है। जिसमें ता प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है आपके, और एक ये प्रत्यय, ता और ये प्रत्यय ध्यान रखना आप उसका। मैं करवा चुकी हूँ प्रत्यय की क्लास में, और ये प्रत्यय, ये और ता प्रत्यय। क्यों? क्योंकि इस देखिए मधु संज्ञा है और मधुर बन गया विशेषण, और माधुर्य बन गया भाववाचक, और मधुरता भी भाववाचक हो गया। क्लियर है ना। आया हुआ है रिट में, एग्जाम में आया हुआ है, ये शब्द पूछा है कि विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाएं हैं, और शब्द दे दिया मधुर, मधुरिमा, माधुरी या माधुर्य, तो वहाँ ऑप्शन में माधुर्य था। क्यों? क्योंकि वो विशेषण से पूछ लिया था। दूसरे साइड दूसरे क्वेश्चन में उसका प्रत्यय दे दिया था कि इसमें भाववाचक संज्ञाएं बताइए, है ना। मधुरता में भाववाचक संज्ञाएं में कौन सा प्रत्यय, तो ता लग गया। तो दो चीज़ें एक साथ तो नहीं देगा, या तो वो दे देगा आपको ये प्रत्यय, या दे देगा ता प्रत्यय, ठीक है। और दोनों ही भाववाचक हैं, ठीक है। एक से विशेषण बन रहा है और एक से भाववाचक संज्ञा बन रही है, ध्यान रखिए। आगे देखिए, अनुकरणात्मक क्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे किसी को देख के ही करते हैं ना कोई कार्य, जैसे अभी मैं भी यहाँ करवा रही हूँ दोस्तों, तो मैंने कहीं से कई सारी, मैं जैसे मैं आपको बोलती हूँ कई सारी बुक्स हैं, तो मैंने उनसे लिया है कलेक्शन। हर कोई माँ के पेट में तो सीख के नहीं आता है, सीखना पड़ता है। मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं, आप भी सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ये है कि अब जो मैंने लिया, मेरा ही अनुकरण आप कर रहे हैं, और आपका अनुकरण कोई और करेगा, तो अनुकरण पूरी दुनिया में चलता रहता है। यानी नकल के आधार पर बनने वाली क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। क्लियर? अब देखिए, टिमटिमाना, थपथपाना, ये क्या है? अनुकरणात्मक है।
टिमटिमाना, थपथपाना, सरसराना, खटखटाना, चहचहाना। अच्छा, ये संयुक्त क्रिया भी होती है रचना के आधार पर। अनुकरणात्मक क्रिया संयुक्त क्रिया भी होती है। देखो, सरसराना, चहचहाना, है ना, रचना के आधार पर पूछे ना तो ये संयुक्त क्रिया भी होती है। क्लियर? इनमें से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने हल्का सा ही बताना चाहा आपको। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट्स हैं। आगे बढ़े। अगला है पुनरुक्त क्रियाएं। देखो, जहाँ किसी शब्द या क्रिया में आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब जानते हैं आप, है ना, आवृत्ति यानी 2 बार होती है क्रिया, 2 बार आता है कोई शब्द, ठीक है, उसको बोलते हैं पुनरुक्त। एक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी होता है, ठीक है, उसमें भी एक ही शब्द 2 बार आता है और दोनों का अर्थ एक ही होता है। जैसे धीरे धीरे ऐसे बोलते हैं, धीरे धीरे, लिखते लिखते सो गया। तो देखिए इजी है ये, बिल्कुल पहचान जाएंगे आप, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। जैसे वह लिखते लिखते सो गया। देखो, अब देखो यहाँ भी एक चीज़ गड़बड़ है, आपको फंसाने का काम कर सकता है एग्जामिनर, लेकिन मैं थोड़ी फंसने दूंगी आपको। देखिए, हल्का सा समझने की चेष्टा कीजिए, हल्का सा। वह लिखते लिखते सो गया, आवृत्ति हो रही है, वह लिखते लिखते सो गया, ठीक है ना। वह धीरे धीरे लिखता है। देखिए मैंने यहाँ क्या कहा, ये चीज़ अंडरलाइन करी हुई, ये ध्यान दीजिए। जहाँ किसी शब्द या क्रिया में आवृत्ति हो, है ना, लेकिन क्रिया शब्द में आवृत्ति हो, ये मैंने स्पेशली यहाँ क्रिया इसलिए लिखा है क्योंकि क्रिया ही आनी चाहिए, शब्द नहीं आना है। शब्द तो हाँ, जैसे 2 बार कहना, फिर से कहना, एक ही क्रिया को 2 बार कहना, ऐसे बोल सकते हो आप। क्रिया 2 बार आ रही है, खाते खाते, हंसते हंसते, तो क्रिया 2 बार आएगी। ये कोई शब्द नहीं है, ये क्या है, ये तो स्टाइल है, स्टाइल है ना। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है ये, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वो लिखता है, कैसे लिखता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ये। तो बिल्कुल ऐसे उलझा सकता है आपको। रीतिवाचक है तो क्रिया, लेकिन क्रिया भी लिखता कैसे है, धीरे लिखता है, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के हमने 4 पार्ट पढ़े थे ना, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिणामवाचक पढ़े थे, उसमें से ये है। तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, सॉरी। अब चलें आगे, समझ में आ गए, यानी क्रिया का शब्द 2 बार आना चाहिए, ठीक है। तो इनको मैं क्या बोल सकती हूँ, धीरे धीरे को क्या है ये, धीरे धीरे भाई अवयव है ये, हाँ जी, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, ये सब क्या है, अवयव शब्द है ये। ज़्यादा ज़्यादा हैं, आप ये सोचो कि 2 बार आया तो लगा दो मैडम ने तो ये बोला था, अरे भाई थोड़ा सा समझ लो। आगे देखो, सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, जब क्रिया में ना जुड़ा रहता हो, ना हटाते ही मूल धातु बन जाती है। बिल्कुल, यहाँ तो कुछ ज़्यादा समझाने की बात ही नहीं है, ठीक है। यदि कोई क्रिया अपने सामान्य रूप में आए, अर्थात उसके ना जुड़ा रहता हो, तो वो सामान्य क्रिया रहती है। जैसे सीता वहाँ जाना बोलते हैं ना। एक तो मैं, अब देखो इसी में आज्ञार्थक भी आ जाएगी। अगर एक शब्द में बोलती हूँ सीता वहाँ जाओ, सीता जा, तो ये आज्ञार्थक हो जाएगा और मूल धातु भी हो जाएगी। जैसे ये जो शब्द है ना, ये सामान्य क्रिया का नहीं है, लेकिन ये आज्ञार्थक का है। समझने की कोशिश करना, अभी आगे आएगा। और जैसे सीता जा, तो ये जा मूल धातु है, ये आज्ञार्थक है। और एक तरह से मैंने ऑर्डर भी दे दिया, क्लियर। सीता खा, सीता उठ, सीता पी, सीता जा, सीता लिख, ठीक है। लेकिन सामान्य क्रिया ये नहीं है, ये क्या है, आज्ञार्थक है, आज्ञार्थक और मूल है। ये जो क्रिया है ये मूल है। बात करूं अगर इसकी तो ये सामान्य क्रिया, क्योंकि यहाँ ना लग गया है, इस क्रिया में ना लग गया। क्लियर, आगे समझ में चले। अब जो आप इतनी देर से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। काल। आशा ये क्रिया तो समझ में आ गई होगी, बड़े आगे। काल, काल यानी टेंस। क्लियर, देखिए जैसे एक समय आप कहते हो टाइम को, मैंने यहाँ लिखा है, और एक होता है टेंस। एक तो काल और एक समय, शब्द तो दोनों ही एक लग रहे हैं, अर्थ दोनों का एक ही आ रहा है कि ये
किसी काम में होने वाला कितना समय लगा उसको बता रहा है, किस काल में हुआ उसको बता रहा है, ठीक है ना। लेकिन बात करें अगर हिंदी के अर्थ में इनका एक समग्र आपको अर्थ जानना हो तो देखो, टेंस यानी काल, काल तो होता है समय का एक भाग, एक अंश, है ना, समय का एक अंश, क्लियर। और टाइम यानी जो समय होता है ना वो पूर्ण इकाई होती है, तो बड़ा क्या हो गया, समय हो गया। और इस समय का ही एक पार्ट है काल, यानी इसी का भाग है ना, इसी का एक अंश है, इसी का अंश है, इसी का भाग है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। समय बड़ा बलवान है भैया, समय की कदर करो, समय आपकी कदर कर लेगा, ठीक है ना। तो समय के हर भाग का, हर अंश का, हर काल का हमें पूर्ण रूप से प्रयोग करना है, क्लियर। पूर्ण इकाई समय है ना, तो पूर्ण रूप से प्रयोग करना है। बात करें परिभाषा की तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के घटित होने के समय का बोध हो उस क्रिया रूप को काल कहते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मैं अनाड़ी परिभाषा भी बता दूं आपको कि क्रिया काल किसे कहते हैं। काल किसे कहते हैं भाई, जिस समय में जो क्रिया हो रही हो उसे भी कहते हैं। बहुत सी परिभाषाएं हैं, बहुत सी परिभाषाएं हैं। आपको तो ये समझना है कि जब भी कोई कार्य होता है तो उसके एक समय का बोध करा देता है, अपने पीछे होने वाले समय का वो बोध करवा देता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं, ठीक है। बड़े आगे। अब यहाँ पर आपको तीनों भेद बताऊंगी मैं। पहले वर्तमान, जो मैंने पहले एक डायग्राम बनाया था वो सॉरी दोस्तों, जो मैंने पहले डायग्राम बनाया था उसमें सारे भेद लिख दिए हैं। अब उस डायग्राम में आपको एक काम करना है कि यहाँ जो जो उदाहरण मैं बताऊंगी वो उन डायग्राम के आगे एक बार फिर से आप किसी अच्छे से पेपर में लेके इनके एक एक उदाहरण साथ में लिख लीजिएगा, और 3-4 बार दिन में आपको, जैसे मैं ये कह सकती हूँ, जैसे आप पानी पीने भी जाए तो उसको सामने रख लीजिए, खाना खाए तो सामने रख लीजिए। 2-3 बार करेंगे तो स्वतः ही याद हो जाएगा, बिल्कुल जीवे में याद हो जाएगा उस। और मैं फिर से कह रही हूँ, जो भी टॉपिक होता है उसी का एक एक उदाहरण के माध्यम से आप याद रखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। अब देखिए, काल के 3 भेद है। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के चल रहे समय का बोध होता हो। क्या कह रही हूँ मैं, चल रहे समय का बोध होता हो, यानी जो क्रिया है वो अभी अभी हो रही हो। लेकिन यहाँ भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आपसे, देखिए एक चीज़ नोट कर लीजिए। कई बार ये होता है कि कुछ लिख नहीं पाते हैं तो आपको साइड में नोट करवा देंगे। जैसे क्रिया के होने के समय का बोध करवा रहा है काल, ठीक है, लेकिन यहाँ क्रिया की स्थिति का भी पता लग रहा है। काल क्या है, काल है क्रिया की स्थिति का पता लगाने के लिए, ठीक है ना। किसकी स्थिति पता लगेगी, क्रिया की, और उसमें से फिर क्या आएगा, जैसे वचन से लगेगी, ठीक है ना। अच्छा, और क्या क्या आएगा, जैसे शब्द परिवर्तन की इकाइयाँ क्या होती है, जैसे काल है, वचन है, लिंग है, कारक, यही तो होते हैं। ये सब क्या है, ये शब्द परिवर्तन की इकाइयाँ हैं, ठीक है। और इसमें अपने को क्रिया की स्थिति का पता लग रहा है, तो चलते समय में भी बोल सकती हूँ मैं इसको कि क्रिया के क्या होता है, जो चल रहा समय है उसका बोध हो रहा है। और अगर बात करी जाए वर्तमान काल की तो यहाँ देख लीजिए 3 भेद हैं इसके। और वर्तमान काल की भी अपनी एक परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के चल रहे समय का बोध होता हो, चल रहे समय का बोध होता हो, जो मैंने पहले बता चुकी हूँ। यानी तीनों ही काल में हमें उसके समय का बोध होगा, और कैसे होगा वो बारीकी से अध्ययन करना है। वर्तमान काल के 4 भेद हैं, ठीक है, जो मैं बता चुकी हूँ। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सामान्य वर्तमान, ठीक है। सामान्य वर्तमान में क्या है, जहाँ किसी कार्य का सामान्य रूप से चल रहे समय में घटित होने का भाव पाया जाता हो, ठीक है, घटित होने का या घटित होना पाया जाता हो, यानी जो सामान्य रूप से क्रिया चल रही है। जैसे उदाहरण से समझ में आएगा ये। फिर इसके पहचान चिन्ह भी आपको लिखने हैं, ठीक है। तो एक साइड आप ऐसे काल लिख लेना, फिर पहचान चिन्ह, और फिर एक एक उदाहरण लिख लेना, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए, सीता पढ़ती है, पहले मैं उदाहरण बता देती हूँ आपको एक बार, फिर समझ में आ जाएगा। सीता पढ़ती है, ये सामान्य हो गया, ठीक है, सीता पढ़ती है।
ये तो हो गया ये वाली ऊपर वाली परिभाषा। अब देखिए, क्रिया की जिस रूप से वर्तमान की किसी विशेषता या आदत का बोध हो, ठीक है ना, आदत का बोध हो और विशेषता का बोध हो। वो खाती है, हाँ रोज़ खाती है, रोज़ पढ़ती है, बिल्कुल आदत है ये। तो जो काम रोज़ हो रहा हो, जो काम वर्तमान में रोज़ हो रहा हो, उसे कहा जाता है। अब इसके पहचान चिन्ह क्या है? वाक्य के अंत में ताती आएगा, ता है, ती है, ते है, ये आ जाएंगे। क्लियर? बिल्कुल। दूसरा देखिए आप, दूसरा इसका एक उदाहरण और बताती हूँ मैं कि ये सार्वभौमिक सत्य पर आधारित होगा। बिल्कुल, ये चीज़ें कहीं कोई नहीं बताता है। जी हाँ, जहाँ से मैंने पढ़ी है वहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो मैं भी चाहती हूँ कि ये चीज़ आप तक भी पहुँचे और आप अच्छे से अच्छा करके आए। देखो, सार्वभौमिक सत्य 3-4 उदाहरण होते हैं, आपने पढ़ लिया होगा। हाँ साहब, सामान्य काल होता है, भूतकाल में सामान्य काल एक भेद है, और फिर राम खाता है, ख़त्म क्रिया, ख़त्म काल। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। आजकल बहुत टफ लेवल होता जा रहा है एग्ज़ाम का। तो देखिए, एक तो पूछा, एक तो मैंने क्या कहा, एक तो मैंने क्या बताया आपको कि साधारण जो जहाँ जो बिल्कुल चल रहे समय का बोध होता है, और चल रहे समय में उस कार्य का घटित होना पाया जा रहा है, ठीक है, वर्तमान समय में, और उसकी किसी विशेष आदत या विशेषता का बोध हो रहा हो। दूसरा क्या है? जैसे सार्वभौमिक सत्य, शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाए इसे। जैसे इनमें भी सामान्य वर्तमान आता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए, सूर्य अपनी निश्चित दिशा में उगेगा और वहाँ से उसे कोई नहीं हटा सकता, है ना। जैसे सूर्य पूर्व में उदित होता है, पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है। ईमानदारी अच्छी नीति है, तो ईमानदारी तो सदा अच्छी रहेगी, चाहे वो कहीं किसी लोक में किसी समय में हो। ईमानदारी सदा अच्छी नीति है। अब यहाँ ये मत कहना आप कि मैडम ये वाक्य ऐसे कैसे आ गए। बिल्कुल, देखिए कई बार क्या होता है, हमें पता नहीं होता है और इतना लंबा चौड़ा वाक्य दे दिया जाता है और फिर उसमें पूछते हैं कि क्या है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये सार्वभौमिक सत्य वाले वाक्य है। गंगा हिमालय से निकलती है, ढेरों उदाहरण है, आप पहचान जाएंगे। यहाँ मैं आपको हल्का हल्का हिंट देती जा रही हूँ। आगे देखिए, एक आता है शब्द अभिवादन में या आदर में। बिल्कुल, अभिवादन और आदर में मैंने एक चीज़ आपको कारक में भी बताई थी कि संप्रदान कारक में अभिवादन का भाव आएगा, आदर का भाव आएगा। नोट कर लेना फिर से और प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। यहाँ भी देखिए, अभिवादन और आदर, माताजी सादर चरण स्पर्श। अब वो कुछ ता है, ते है, कुछ भी नहीं है ना। बड़ा शानदार वाक्य, ता है, ते है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ माताजी सादर स्पर्श। गुरुजी प्रणाम बोलते हैं ना, सर जी नमस्कार, मैडम नमस्ते। अब नमस्ते में तो ते ता ती आ गया, हाँ ते आ गया नमस्ते में तो, लेकिन प्रणाम बोलेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब क्या, भाव क्या है? वो अभी आपको प्रणाम कर रहा है ना, और वो अभी आपको बिल्कुल रिसेंटली आपको अभिवादन किया है, आपका आदर किया है। क्लियर? जो भी सामने है, हम जैसे किसी को करते हैं। अब देखिए, एक आएगी वर्तमान आदत या विशेषता, जो मैं ऊपर बता चुकी हूँ। जैसे देखिए, वह पुस्तक श्रेष्ठ है, ना तो इसमें ता ते कुछ भी नहीं है। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, इसमें तो फिर भी है, ठीक है। ये सारे हिंट मिलेंगे भैया आपको, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो। छोड़ना कुछ भी नहीं है, देख के ज़रूर जाना है आपको। लोकोक्ति और मुहावरे अपने मूल रूप में होंगे, जिनका वाक्य में प्रयोग नहीं किया गया हो। मैं फिर से कह रही हूँ, वापस से ध्यान से सुन लेना। लोकोक्ति व मुहावरे अपने मूल रूप में होंगे और उनका वाक्य में प्रयोग नहीं होगा, तो वो भी किस रूप में आएंगे? सामान्य वर्तमान में आएंगे। क्लियर? उदाहरण देख लीजिए, अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा आदमी त्राता जाए, है ना, ठीक है। हाँ, अंत में ना नहीं आएगा, ये ध्यान रखना आपको, अंत में ना नहीं आएगा। क्यों? लोकोक्ति और मुहावरों में अंत में ना नहीं आता है। देखो अच्छा सॉरी, एक सेकंड यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि लोकोक्ति और मुहावरे में एक बच्चे ने पूछा था कि मैम क्या फ़र्क है, इसलिए मैं यहाँ इस वाक्य को लिखना और थोड़ा सा समझाना चाहूँगी। समय लगेगा लेकिन अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, लोकोक्ति के अंत में ना नहीं आता है,
ठीक है, और मुहावरे के अंत में ना आता है। ये बात हो गई एक तो। क्लियर? जैसे आस्तीन का सांप होना मुहावरा हो गया। अधजल गगरी छलकत जाए, ना नहीं आ रहा है, पहचान जाएंगे ना आप। बिल्कुल बिल्कुल पास वाले वाक्य दे दिए जाएंगे और फिर पूछेंगे कि इसमें लोकोक्ति है या मुहावरा है ना। आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि ये लोकोक्ति भी लग रही है, यही मुहावरा भी लग रहा है। ठीक है, हम कैसे पहचाने? तो ये समझना है आपको। और इसमें जो लोकोक्तियाँ हैं, इसमें गाँव वाली भाषाएँ आती है और ये एक तरह का पूरा वाक्यांश होता है ये। ठीक है, एक वाक्यांश होता है। अब आप देखिए, वाक्य में प्रयोग नहीं होना चाहिए, और ये जब वर्तमान काल में आएंगे ना, सामान्य वर्तमान में, तो अपने मूल रूप में आएंगे। ये वाक्य में प्रयोग नहीं होना चाहिए इनका। ये लाइन आप लिख लीजिए कहीं भी, किसी हाशिए पर अटका लीजिए इसको। आगे बढ़े, हम चले आगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आशा करती हूँ आपको इसी समय एक ही बार में ये पूरा समझ में आ जाएगा। थोड़ा और बचा है, देख लेते हैं। अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान। हाँ जी, क्या होता है अपूर्ण का मतलब? यानी कोई कार्य चल रहा है और लगातार होना पाया जा रहा है, उसका पूरा नहीं हुआ है, अभी वो पूरा नहीं हुआ है। कैसे? जैसे मैं पिछले 2 घंटों से पढ़ा रही हूँ, तो ये अपूर्ण या और है, चल रहा है ना। तात्कालिक का मतलब होता है हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। अपूर्ण का मतलब है काम पूरा नहीं हुआ है ना। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंग्लिश में पढ़ते हैं आप, उसी तरह का है। यहाँ कुछ सेंटेंस का मैं आपको बता दूंगी कैसे क्या आएगा और उसको पहचानना कैसे है। लेकिन सारी चीज़ें अंग्रेजी वाले टाइम से रिलेटेड करके मत पढ़ना, क्योंकि वर्तमान तक तो ठीक है, वो आगे गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसे ही है ना, पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा है, अब वो पढ़ रही है। ठीक है, वह सो रहे हैं। हम जनरली पूछते हैं ना, तुमने उनको देखा वो क्या कर रहे हैं? हाँ, वो पढ़ रहे हैं। अब थे बता दूंगी तो वो कहाँ चला जाएगा? भूतकाल में चला जाएगा ना। बिल्कुल, गागेगी, था, थे, थी, इन्हीं का अंतर जानना है हमें। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का वर्तमान में लगातार जारी होना या रहना पाया जाता है। रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसके पहचान चिन्ह हैं। और ये उदाहरण दे दी मैंने आपको। कोई ज़्यादा लफड़ा है नहीं इसमें, आगे बढ़े। आज मैं आपको ज़्यादा उदाहरण नहीं करवा पाऊँगी। अब देखिए, संभाव्य संदिग्ध वर्तमान काल, यहाँ समझने की कोशिश करिएगा आप। 4 बार देखना, नहीं समझ में आए तो कोशिश। और ये जो ये हेतु मत तो इजी से निकाल लोगे आप, लेकिन संभाव्य वाले में आप तीनों में हैं और तीनों में एग्जामिनर आपको फंसाएगा ज़रूर, लेकिन मैं आपको फंसने थोड़ी दूंगी। चलिए देखते हैं। कार्य के वर्तमान में जारी रहने में संदेह हो या संभावना व्यक्त की जाए। ठीक है, देखो हल्का सा हिंट मिलेगा आपको यहाँ पे। भ्रम होगा कि वाक्य भविष्य में है ना। ये देखो, ये लाइन लिखी है मैंने। आप इस लाइन को और इस लाइन को कंपेरिजन करके पढ़ो। क्यों संदिग्धता नहीं आती क्या? देखो, संदिग्धता संभाव्य, यानी हमें संदेह हो रहा हो, वर्तमान में जारी रहने में संदेह हो या संभावना व्यक्त की जाए। उदाहरण देंगे अभी। अब वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगे और रहे होंगे आएगा। अब देखो, आपको भ्रम होगा कि ये भविष्य में होगा, क्योंकि वहाँ पे भी खेलेगा ना। लेकिन वहाँ मैं बताऊँगी अभी आपको, यहाँ हल्का सा उदाहरण दूंगी। वहाँ क्या होगा? वहाँ आपको सीधा क्रिया के साथ में गागेगी जुड़ेगा। यहाँ रहा है, यहाँ रहा, रही, रहे शब्द जुड़ेंगे। हल्का सा ये, इसमें रहा, रही के आगे होंगे आएंगे, हाँ, गागेगी आ जाएगा। और जब भविष्य में पढ़ेंगे तो सीधा क्रिया के साथ में आएगा। सोगा, खाएगा, पिएगा, रहा है, रही है नहीं आएगा। हो गया क्लियर? उदाहरण देख लें इसके। वे पढ़ रहे होंगे, वे खा रहे होंगे, है ना, वे शायद रास्ते में जा रहे होंगे। संभावना है ना यहाँ पे भी। अब देखिए आज्ञा तक जो मैंने आपको बताया था पहले। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हल्का सा समझने की ज़रूरत है कि हमें आज्ञा कौन देता है और आदेश कौन देता है। 2 चीज़ है यहाँ पे। एक शब्द आता है आज्ञा और एक शब्द आता है आदेश। थोड़ा सा बता देती हूँ मैं पहले, फिर उसके
देखो आज्ञा है, जैसे माता पिता ने बोल दिया कि जाओ मोहन 1 गिलास पानी लाओ बेटा, 1 गिलास पानी लाओ, बोल दिया मोहन के पापा ने। अब वही बात आदेश हो जाती है जब किसी कार्यालय में मोहन काम कर रहा होता है और वहाँ उसका जो बॉस कहता है, क्योंकि वहाँ तो मोहन चपरासी है, माइंड ना करिएगा, उदाहरण के लिए बता रही हूँ, किसी भी चपरासी का नाम मोहन है और वहाँ ऑफिस में उसके अधिकारी ने कह दिया कि मोहन पानी लाओ, तो वहाँ आदेश हो गया। ठीक है, तो जो हमने पारिवारिक रिश्ते हैं वहाँ अगर हमें किसी काम के लिए बोला जाए तो वो उनकी आज्ञा हो जाएगी। और वही कार्यस्थल पर, है ना, प्रशासनिक दृष्टि से या सरकारी विभाग में या कहीं भी हम कार्य करते हैं प्राइवेट में, तो वहाँ जब हमें किसी काम के लिए बोला जाता है तो वो आदेश हो जाता है। जैसे मैं घर पे बैठी हूँ और मैं कहीं बैठी हूँ तो बेटा अखबार ला के देना, तो वो मेरा आदेश हो गया, और रिक्वेस्टली बोल रही तो निवेदन भी हो गया। लेकिन अगर वही मैं अपनी कोचिंग क्लास में जाऊँगी और मैं वहाँ बोलूँगी मोहन मेरी फाइल लाना, तो वो आदेश हो गया। तो मोहन वहाँ टालेगा नहीं, मोहन को आपका आदेश मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मोहन रखा ही इसलिए गया है कि वो हर एक का आदेश की पालना करे। लेकिन घर पर आपको कोई बच्चा मना कर सकता है, कोई मना कर सकता है ना। आज्ञा टाली जा सकती है, आदेश टाला नहीं जाता। समझ में आ गई मेरी बात? आज्ञा टाली जा सकती है, नहीं नहीं मम्मी मैं कर रहा हूँ आप ले लीजिए या भैया से मंगवा लीजिए, इस तरह से बोला जाता है ना। वो मना भी नहीं करेगा, लेकिन वो असमर्थ है, वो कर नहीं रहा है। असमर्थ ऐसे नहीं कि उसके वो चल नहीं पाता, वो कोई दूसरा काम कर रहा है, अभी नहीं करना चाह रहा है ना। वो असमर्थ इसलिए नहीं है कि वो कोई और दूसरा काम कर रहा है, वो खुद पढ़ रहा है, वो कैसे उठेगा, उसकी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वो कह रहा है मम्मी आप प्लीज़ किसी और से मंगवा लीजिए, मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा, ऐसे। तो आज्ञा टाली जा सकती है, आदेश टाला नहीं जा सकता। अब देखिए इसका हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस वाक्य में आज्ञा या आदेश, प्रार्थना या सलाह का भाव होता है, आज्ञार्थक वाक्य हो जाएंगे। ठीक है, प्रार्थना और सलाह, इसके बारे में मैं 2 लाइन बोलूँगी। भगवान मेरी सहायता करो, कृपया मेरी मदद करें, है ना। जैसे कई बच्चे बोलते हैं ना मैम आप हमारी हेल्प कर दीजिए प्लीज़, प्रार्थना हो गई ना, मैम प्लीज़ ये टॉपिक करवा दीजिए। बहुत से बच्चे कहते हैं अभी भी, फिर मैं मना नहीं कर पाती हूँ, है ना। फिर मैं उनको यही सलाह देती हूँ कि मैं करवा तो रही हूँ, आप इसको बार बार पढ़ते रहिए। ये मेरी क्या हो गई, सलाह हो गई। चले आगे, समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे भूतकाल। तैयार है आप लोग भूतकाल के लिए? हाँ जी। और जो भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसा भी प्रश्न पूछा जाता है, अगर आपने इस काल को समझ लिया तो पूरे तीनों काल आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से भेद भी ज़्यादा है यहाँ पर, और प्रश्न भी ज़्यादा आते हैं। बीता हुआ समय, ठीक है। अब भूत का मतलब क्या क्या होता है, देखो भूत का मतलब एक तो जो रात को डराता है ना अपने को, वो भी होता है, ये रहा वो भूत। और भूत का मतलब बीता हुआ समय, और भूत का मतलब जगत, संसार, है ना, इसको भी कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का बीते हुए समय में घटित होना पाया जाता है वह भूतकाल होता है, यानी पास्ट। वे खेल चुके थे, वह पढ़ रहा था, देखो रहा यहाँ भी आ गया, पढ़ रहा था। अभी इनके भेद जानेंगे हम, तब आएगा मज़ा आपको ज़्यादा। एक बार मैं फिर से इनके सारे भेद बोल देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर लिख रखा है वैसे मैंने, सामान्य है, आसन है, पूर्ण है, अपूर्ण है, संदिग्ध और हेतुमद है। ठीक है, ये सारे के सारे भेद हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलें। पहले पढ़ेंगे सामान्य भूतकाल। क्रिया के बीते हुए समय, आदत या विशेषता का बोध होता हो, किसमें, इसमें। और कैसे पता चलेगा कि वह कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो गया। देखो यहाँ समझने वाली बात यह है कि कार्य तो बीते हुए समय में समाप्त हो गया, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि कार्य को समाप्त हुए देर कितनी हुई है, समय कितना हुआ है। बीते हुए समय से कुछ आपको, वो तो वाक्य पर डिपेंड करेगा। वाक्य आएगा या तो अंडरलाइन करके दे दिया जाएगा, 2 घंटे से, 2 महीने से, 4 साल से, है ना, कितने समय पहले। बीते हुए समय का पता अलग चीज़ है, और कितने समय में पूरा हुआ, भाई कितना समय हो गया। जैसे मान लीजिए कोई 4 महीने से कोर्स कंप्लीट करवा रहा है कोचिंग में, उसका 4 महीने पहले कोर्स, तो उसने साफ साफ इंडिकेशन दे दिया कि मेरा कोर्स 4 महीने में कंप्लीट हो गया था, अब रिवीजन करना आपका काम है ना। ये हो गई एक बात। अब यहाँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि कार्य तो समय हो जाता है, मतलब कार्य तो कंप्लीट हो जाता है, बीते हुए समय का पता लग जाता है, लेकिन वो समय का पता नहीं लगता। और समय का पता कैसे लगेगा,
वो तो वाक्य के हिसाब से देखना पड़ेगा। देखिए सामान्य में यही है, लोग बाग देख लेते हैं कि सामान्य भूतकाल है, राम गया। एक सिंपल सा वाक्य दे देती हूँ मैंने जब पहले अपने बेस में पढ़ाया था, बिल्कुल ईजी से इसको एक ही दिन में, इसको 1 घंटे में तीनों ही काल पढ़ा के फ्री कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा आना जाना नहीं था। 20 के बच्चे थे, ज़्यादा नहीं था। और पटवार वालों को थोड़ा लेंदी पढ़ाया, रिट वालों को लेंदी पढ़ाया, एसआई वालों के लिए और लेंदी है। तो अब जो मैं पढ़ा रही हूँ ये सारा समग्र है, बिल्कुल मैंने कुछ नया ऐड किया है इसमें। देखिए वाक्य के अंत में था, ता था, ती थी और ते थे, है ना। एक वाक्य तो ये आएगा, वाक्य के अंत में ये आएगा, ये पहचान चिन्ह आपको ध्यान रखने हैं। और कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्ता ने कर्म मुख्य क्रिया। अब जो मुख्य क्रिया से समाप्त होगा ये वाक्य, ये ध्यान रखना आपको। स्टार्टिंग में कर्ता आएगा, ठीक है, फिर कर्म आएगा, फिर मुख्य क्रिया आएगी, और वाक्य हमेशा ही मुख्य क्रिया से समाप्त होता है वाक्य तो। लेकिन ये जो ता थे थी है ना, ये क्रिया के अंत में आएंगे, क्लियर, वाक्य के अंत में आएंगे, सॉरी। अब उदाहरण देख लीजिए कि वह प्रतिदिन घूमने जाता है, तो क्या हो गई, ये उसकी आदत है भैया। जो मैंने यहाँ बोला ऊपर देखिए, विशेष क्रिया के बीते हुए समय, आदत या विशेषता का बोध हो, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। उलझना नहीं है बच्चों, उलझना नहीं है बिल्कुल। आप 1-2 बार इसके उदाहरण कर लो, 2-3 उदाहरण लिख लो। अभी एंड में मैं इसका समग्र आपको बता दूंगी, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। देखिए वह पुस्तक श्रेष्ठ थी, वह अच्छी लड़की थी, ये विशेषता हो गई ना। तीनों चीज़ लेंगे हम, आदत भी लेंगे, विशेषता भी लेंगे, बीते हुए समय का भी पता लग जाएगा। देखिए वह प्रतिदिन घूमने जाता है। अब आपको ये पता लग रहा है इस वाक्य से कि वो प्रतिदिन तो जाता है, लेकिन कब जाता है, दोपहर में जाता है, सुबह जाता है, शाम को जाता है, या वो घूमता भी कितने समय तक है, आधा घंटे, 1 घंटे, है ना। और प्रतिदिन कोई कार्य कर रहा है, मान लीजिए 2 दिन का अवकाश हो गया, तो भी वो प्रतिदिन ही कहलाएगा। समझ में आया। वह रूठ गया, ठीक है। अब मुख्य कर्ता हो गया और मुख्य क्रिया हो गई, वह रूठ गया, ऐसे भी होता है वाक्य। राम ने पाठ पढ़ा, बिल्कुल राम ने पाठ पढ़ा। तो ये देखिए 2 चीज़ें लिखाई है मैंने, ये या तो ये आएगा सामने, क्लियर, और या मुख्य क्रिया से समाप्त, दोनों ही लिखा दिए मैंने। मुख्य क्रिया से समाप्त होने में तो या मतलब मुख्य क्रिया आ, ई और ए, इन वाक्यों से मतलब क्रिया के आगे ये आपको मिल जाएगा और इन्हीं से क्रिया समाप्त हो जाएगी। जैसे राम गया, सीता ने खाना खाया, ठीक है, इससे आ जाएगा बिल्कुल। आसन में क्या होगा, आसन में है आ जाएगा। जैसे देखिए मैंने क्या कहा, एक बार फिर से देख लेते हैं, देख लीजिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे आसन, सामान्य भूतकाल का क्या उदाहरण आएगा, सामान्य भूतकाल में मैं हल्का सा बता दूं, जैसे ये सामान्य का, राम गया, ठीक है, एक ही वाक्य से करवाऊंगी मैं सारा। आसन का, राम गया है, ठीक है। अपूर्ण का, अपूर्ण और पूर्ण का, एक मिनट, हाँ जी, अपूर्ण और पूर्ण, ये अपूर्ण और ये, आप थोड़ा इधर हो जाइए, अपूर्ण और पूर्ण, 2 चीज़ें हैं वहाँ पे कंफ्यूजन करने की। आसन समझ में आ गया आपको। आसन में बिल्कुल सिंपल वाला आएगा, ताते थी, इसमें सामान्य में वाक्य वह अच्छी लड़की थी, ठीक है, वह पुस्तक श्रेष्ठ थी, वह प्रतिदिन घूमने जाता था। तो ये तो आ गए ताते थी वाले उदाहरण। और यहाँ पर आपको ये देखो प्लस माइनस मैंने यहाँ भी लगा रखा है, तो कर्ता के साथ में परसर्ग चिन्ह का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कर्म आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन मुख्य क्रिया जरूर आएगी। जैसे देखो यहाँ नहीं आया ना कुछ भी, देखो यहाँ देखो वह रूठ गया, तो वह के साथ में कुछ भी नहीं, कर्ता है सिंपल और मुख्य क्रिया है, ये रूठ गया, कर्म आ गया। अब ये कर्म कौन सा है भाई, ये कर्म कौन सा है, आप मुझे बताएंगे कोई कमेंट में लिख कर कि कौन सा है, क्रिया कौन सी है ये रूठना, बिल्कुल बताना पड़ेगा आपको। अच्छा
अच्छा मैंने बताया नहीं, अभी आपको कैसे पता लगेगा। ठीक है, मैं बता देती हूँ। ये तो अकर्मक क्रिया ही है ना। वह रूठ गया, वह क्या गया। देखो आप प्रश्न कर लो, कुछ भी नहीं मिलेगा। रूट को गया नहीं है ना, सिर्फ कर्म है ये। आपको ये अकर्मक क्रिया है। अच्छा देखिए, यहाँ देखिए, राम ने पाठ को पढ़ा। इसमें ने भी आ रहा है और इसमें को भी आ रहा है, तो कर्ता है भी है, ने परसर्ग भी है, कर्म भी है, और को परसर्ग भी है, और मुख्य क्रिया भी आ गई है। तो यहाँ मैंने क्या बताना चाहा आपको कि जो सामान्य भूतकाल है उसमें सिंपल सा वाक्य आएगा, है ना। भूतकाल का शब्द आ जाए, वाक्य आ जाएगी। आसन में है आ जाएगा। राम चला गया है, कार्य अभी भी समाप्त हुआ है, ज़्यादा देर नहीं हुई है। ठीक है, पहचान है इसकी, चुका है, चुकी, चुके आ जाएंगे, और है शब्द साथ में आएगा। दोनों का बता दिया मैंने। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, ऐसे भी लिख सकते हो आप। मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैंने खा लिया है ना, मैंने खा लिया है। इसको पढ़ने के बाद में आप तुरंत वो वाच्य वाला टॉपिक देख लेना, और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब आए बात अपूर्ण की, तात्कालिक, सतत भूतकाल। तात्कालिक ही काम है ना, क्रिया के मतलब बीते हुए समय में कार्य जारी रहेगा, पूरा नहीं होगा। पास्ट कंटिन्यूस वाला कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे कि बीते हुए समय में कार्य जारी है और पूरा नहीं हो रहा है। जैसे उदाहरण देखिए इसके, राधा, देखिए यहाँ पे, राहुल खेल रहा था, वह पिछले 2 घंटे से खेल रहा था। ठीक है, वह पिछले 2 घंटे से खेल रहा था, राहुल खेल रहा था। अब देखो यहाँ पर आप इंग्लिश वाला मत लगा लेना, गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, खेल रहा था, खेल रही थी, अपूर्णता का बोध करा रहा है। ये काम पूरा नहीं हुआ भैया, यहाँ पे काम पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण हो रहा है काम। अब वो न जाने और कितनी देर खेलेगा, है ना, और कितनी देर खेलेगा। अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वह कितनी देर खेलेगा। मीरा 3 घंटों से रो रही थी। कोई चुप कराने वाला ही नहीं था कि मीरा को। मीरा 3 घंटों से रो रही थी। ऐसे क्या हो गया भाई, आज तो मीरा को रोना नहीं चाहिए, कृष्ण जन्माष्टमी है, मीरा को तो भजन करने चाहिए। मीरा पिछले 3 घंटों से भजन कर रही थी, ये बोल सकते हैं हम। अब देखिए, ये पिछले 2 घंटों से खेल रहा था, ये तो हम पीपीसी में बोलते हैं, यानी पास्ट, प्रेजेंट और कंटिन्यूस में बोलते हैं। लेकिन अपन यहाँ नहीं कह सकते इसको, ये खेल रहा था ही बोल सकते हैं। टाइमिंग नहीं बताएगा यहाँ को, क्योंकि काम जारी हो रहा है, काम जारी हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि टाइमिंग आए, है ना, टाइमिंग आए। बस खेल रहा था, सुबह से कर रहा था, शाम से कर रहा था। उदाहरण देखना आप, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अपूर्ण के 1-2 उदाहरण और देख लेते हैं। अपूर्ण के 1-2 उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे एक मिनट भाई, कहाँ चला गया। यानी अगर अपूर्ण काल के बारे में कहा जाए तो कार्य भूतकाल में तो चालू हो गया लेकिन पूरा नहीं हुआ है। क्लियर है ना, भूतकाल में कार्य चालू हो गया लेकिन पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, उदाहरण दें आपको 2-4। चलिए, मीरा सो रही थी और राधा खाना बना रही थी। मीरा सो रही थी, राधा खाना बना रही थी। अब पढ़ते हैं पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में घटित होते हुए बहुत देर हो गई हो और कार्य भी पूरा हो चुका हो। बिल्कुल ये सिंपल सा वाक्य है और समझ में आ जाएगा कि कार्य पूरा हो चुका हो, पूरा हो गया और पूरा पूरा हो। था थे थी भी आएगा, ध्यान रखना। देखिए कैसे, अब था थे थी कर दो या चुका चुकी कर दो साथ में। जैसे राम चला गया था, है ना। जैसे मान ली किसी के घर में चोरी हुई हो तो हम क्या कहेंगे, अरे राम तो वही था, फिर नहीं, राम चला गया था, मतलब राम के जाने का कार्य पूरा हो गया, चोरी हो गई थी, राम चला गया था, राम के जाने के बाद चोरी हो गई थी, या जब चोरी हुई राम चला गया था, ऐसे भी आता है। जो एंड वाला वाक्य होगा ना वही इस पर दारोमदार होगा। जैसे सीता खाना खा चुकी थी, अब ये था थे थी भी आ रहा है और चुका चुकी भी ले सकते हो। पहचान इसकी चुका है चुकी, यही आएंगे। ये देख लीजिए, मैंने पहचान लिख दी है इसकी।
बहुत देर हो चुकी हो, काम पूरा हो चुका हो, जैसे मैंने सुबह कर लिया था। बिल्कुल समय का बोध भी बता देते हैं कई बार ये वाले वाक्य, समय का भी बोध बता देते हैं। और किस तरह से बताते हैं ये तो आपको वाक्य में अंडरलाइन करके दे दिया जाएगा, या फिर बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा वाक्य पूछ लिया जाएगा। अब जैसे एक मैं बताऊँ यहाँ पे क्या आएगा, जैसे आप जब भी इस वाक्य को पहचानो ना, ये जो भूतकाल है सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ तो से साथ आएगा ना, तो ये थी ता थे थी ये थी जोड़ देना आप। जैसे सामान्य क्या लिखा था मैंने, राम गया, तो आप थी जोड़ दो इसमें, बस राम गया था। क्लियर? यानी बहुत पहले पूर्ण होने का बोध हो रहा है काम। राम ने अखबार पढ़ा था, मोहन गया था। और अपूर्ण में क्या कहोगे, अपूर्ण में हो रहा था, रहा है, रही है। ये है वाला तो आ जाएगा वर्तमान में और थ वाला आ जाएगा भूतकाल में। राम अखबार पढ़ रहा था, मोहन जा रहा था। अभी हम एक ही वाक्य को लेकर सारे उदाहरण और देखेंगे। चलिए आगे। संभाव्य या संदिग्ध क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में समाप्त होने की संभावना व्यक्त की गई हो। कई बार ये सीधी सी उठा के परिभाषा भी पूछ लेते हैं, बताइए ये परिभाषा किस काल के लिए दी गई है या काल के किस भेद के लिए दी गई है। तो प्लीज़ दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की है पढ़ाने की, और आप भी बहुत अच्छे से रिजल्ट आना। बेस्ट ऑफ लक। चलिए आगे बढ़ें। पहचान क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। एक तो आएगा ये, वह पढ़ चुका होगा, वह खा चुका होगा। अब देखिए यहाँ भी दो बात हो सकती है कि संभावना हो रही है ना, संभावना है यहाँ पे। वह पढ़ चुका होगा, क्या बोला मैंने, वह पढ़ चुका होगा। वह खा चुका होगा, वह पी चुका होगा। अब जो चुका है, चुकी, इतनी देर तो हम ता, चुका था, चुका थी लगा रहे, अब होगा करेंगे। ये जो होगा वाक्य है ना, आपको संभावना का बोध तो है ये, लेकिन आपको भविष्यकाल का भ्रम करवाएगा, तो आप भ्रम नहीं करें बिल्कुल भी। वह खा चुका होगा, क्योंकि यहाँ मैं अंतर बताऊंगी, यही क्लियर करवा दूं कि भविष्यकाल में अगर ऐसा वाला वाक्य आएगा, भविष्यकाल के लिए संदिग्ध है ना, संभाव्य संदिग्ध भविष्यकाल का वाक्य आएगा ना, तो वाक्य के अंत में आपको हिंट दे दिया जाएगा। वहाँ पे वाक्य के अंत में हिंट दे दिया जाएगा, वो आगे बने रहिए, वो मैं आगे बताऊंगी कि कौन सा हिंट होगा, आप उसको कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। संदिग्ध भूतकाल मतलब संशय रहेगा आपको, हाँ, कि क्रिया के जिस रूप से कार्य बीते समय में ज्ञात होने का संशय रहेगा। और सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ में आप होगा होगी लगा देना, है ना। राम ने अखबार पढ़ा होगा, है ना, मोहन गया होगा। बिल्कुल एक ही 2-3 सेंटेंस को लेके चलेंगे हम और साथ में हो जाएगा। अब छठा है आपका हेतु मत। हाँ जी, मुझे सबसे अच्छा यही लगता है, ज़्यादा झंझट नहीं रहता इसमें और इजी वे में पहचान लिया जाता है। शर्त वाले वाक्य आएंगे यहाँ पे। परिभाषा देखिए, जहाँ बीते हुए समय में किसी का एक कार्य का घटित होना दूसरे कार्य पर निर्भर होगा। क्लियर? यानी एक काम तो हो ही रहा है, साथ में दूसरा काम भी होगा, और जो बीते हुए समय में कार्य हो गया ना, दूसरे कार्य पर निर्भर होगा। कैसे? उदाहरण देख लीजिए। यानी एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होगी तो डेफिनेटली 2 क्रिया आएगी, और वाक्य के बीच में जो जोड़ने का काम करेंगे ना, संयुक्त वाक्य भी आएंगे, एक कंडीशनल सेंटेंस आएंगे यहाँ पे ये, और संयुक्त वाक्य भी आएंगे। और एक वाक्य से ही एक वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित रहेगा, 2 क्रियाएं आएगी, और एक वाक्य के साथ में शर्त दी जाएगी कि ये कार्य हो तो ही ये होगा। क्लियर? कि अगर ये काम पहले होगा तो ही दूसरा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है? कैसे? देखो, वह पढ़ता तो पास होता, बिल्कुल पढ़ा ही नहीं तो पास कैसे होगा? वह पढ़ता तो पास होता। शर्त बोधक वाक्य आ गया। अच्छा, करता रहेगा, कर्म भी रहेगा इसमें, और मुख्य क्रिया रहेगी। और जो मुख्य क्रिया रहेगी ना, ये यहाँ पे देखिए, ये जो मुख्य क्रिया रहेगी यहाँ रहेगी, और इसके साथ में ही ये कंडीशनल वाला वाक्य जोड़ दिया जाएगा। योजक शब्द आएंगे सारे। हाँ, मैंने ज़्यादा लिखे नहीं है यहाँ पे, पर मैं यहाँ इतना बताऊँ आपको कि अगर ऐसे वाक्य आए तो आपको जैसे ये ध्यान रखना है कि इस वाक्य में क्रिया आएगी, अगर एक कार्य होगा तो दूसरा होगा। राधा नाचेगी तो ही बारिश होगी, है, ये तो आ जाएगा भविष्यकाल में।
राधा नाचती तो मोहन मुरली बजाता है, राधा नाचती तो मोहन मुरली बजाता, या मैं ये कहूँ मोहन मुरली बजाता तो राधा नाचती। अरे भाई साहब, बात तो एक ही है, लेकिन समझने की कोशिश करिए आप कि तुम सब्जी बना देती, मैं रोटी अपना आप बना लेता। देखो यहाँ तो मैंने कुछ जोड़ा ही नहीं है ना। हाँ, ऐसे भी जैसे ही उसने सब्जी बनाई, क्या अगर मैं, तो मीरा ने रोटी बना दी। तो इनसे ये शब्द जुड़ जाएंगे, कंडीशनल रहेगी कि एक कार्य के लिए दूसरी शर्त रहेगी, उसे पूरा करने के लिए एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होगी। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। हाँ, यहाँ अगर मैं ये कहूँ कि ये जो आपको पहचानोगे कैसे इनको, यदि अगर, ये देखो मैंने नीचे लिख रखे हैं, सारी चीज़ें नोट कर रखी है। यदि अगर, कि यदि वर्षा आती तो फसल अच्छी होती, अगर मोहन नहीं खाता तो पतला ही रहता। देख लो, आगे पीछे बीच में कहीं भी ये कंडीशनल सेंटेंस डाल दिए जाएंगे और आपको पहचानने हैं बस। अपनी तरफ से मैं पूरा एफर्ट लगा रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, जैसे समय मिले हम और करेंगे। फिर भी पूरा प्रयास रहेगा कि इसी बार में आपको समझ में आ जाए। चलिए, भविष्य काल सबसे एंड है, अंत है। भविष्य यानी फ्यूचर काल, फ्यूचर टेंस, आने वाले समय का बोध होता है। वह पुस्तक पढ़ेगा, शायद वह कल आएगा। अब यहाँ आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ इनके तीनों भेद बताऊँगी और तीनों भेदों में क्या मुख्य चीज़ है वो मैं बताऊँगी और प्रश्न कहाँ से आएगा वो भी मैं बताऊँगी। 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतुमत भविष्य। क्लियर? संभाव्य और संदिग्ध एक ही चीज़ है। देखिए, पहचान क्या रहेगी इसकी, मुख्य क्रिया में गागेगी लगेगा। क्लियर? वह खेल रहा होगा। अब मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया में क्या है, ये तो रहा है, रहना, ये मुख्य क्रिया है और ये गागेगी लग गया। क्लियर? ये बात आप तीनों कालों को एक पेपर में नोट करना। ज़रूर 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको इस चार्ट को बनाने में और हमेशा का झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा। 2-3 बार आप देख लेना। कभी भी किसी एग्ज़ाम में जाओगे तो सीधा वो चार्ट उठाना, ये इतनी सारी थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। यही करते हैं हम तो, ऐसा ही मैं ऐसा ही करवाती हूँ। सारा सब कुछ करवा के एक बार थ्योरी करवा के और फिर समग्र रूप से सारा एनालिसिस करवा देते हैं। वो जो मैं भी करवाऊँगी और आप भी करना। देखिए, 3 भेद हैं। सबसे पहला पढ़ेंगे हम भविष्य, सामान्य भविष्य। तो राधा नाचेगी। अब कब नाचेगी, 1 घंटे बाद भी नाच सकती है। भविष्य मतलब आने वाला समय, आने वाले समय का बोध हो रहा है, गागेगी का बोध हो रहा है। वह पुस्तक पढ़ेगा, माँ भोजन पकाएगी। अब ये भी तो बनानी है माँ ने, अब शाम को बनाएगी, है ना। तो यानी आने वाले समय का बोध हो रहा है। ये तो हो गया सिंपल। अब देखिए, यहाँ ये जो संभाव्य संदिग्ध भविष्यकाल है ना यहाँ, और अभी जो लास्ट मैंने पढ़ाया थोड़ी देर पहले मैंने भूतकाल में जो पढ़ाया, उसमें सिर्फ ये अंतर रहेगा कि यहाँ पर आपको वाक्य की शुरुआत में शायद, कदाचित, ये जो सेंटेंस है ना ये दे दिए जाएंगे। संभव है, हो सकता है, ये आ जाएंगे। बस इतनी सी रामायण है और कुछ ज़्यादा नहीं है। आ गए समझ में? अब तो आ जाएगा, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं, वहाँ सिंपल आएगा। खा रहा होगा, कर रहा होगा, वहाँ आपको संदेह बना रहेगा, संभावना व्यक्त की जा रहेगी उसमें बीते हुए समय की। लेकिन यहाँ तो आपको सीधा आपको हिंट दे दिया जा रहा है मेरे बच्चों, सीधा। और समझने की कोशिश करिए। देखिए, उदाहरण देखिए, संभव है कि वह इस वर्ष उत्तीर्ण हो जाए। उत्तीर्ण होने से मतलब हर कोई उत्तीर्ण होता है। उत्तीर्ण होने से मेरा मतलब ये है कि इस बार सिलेक्शन हो जाए, शायद इस बार सिलेक्शन हो जाए, और मैडम के घर मिठाई का डब्बा आ जाए, नहीं तो मैडम खुद ले आएगी आपके पास में। ठीक है? कदाचित, शायद, संभव है, हो सकता है, ये वाले वाक्य स्टार्टिंग में आ जाएंगे, वाक्य के आरंभ में आ जाएंगे। शायद वह कल आए, है ना। एक उदाहरण देखिए, लिखिए आप, मैंने लिखे नहीं है। शायद वह कल आए, हो सकता है वर्षा आए, हो सकता है इस वर्ष अच्छी फसल हो, इस तरह से। तीसरा देखते हैं, हेतुमत भविष्यकाल। अब ये बिल्कुल ईजी है। राधा नाचेगी तो कृष्ण बंसी बजाएंगे, मोर नाचेंगे तो वर्षा होगी, यानी गागेगी आएगा और कंडीशनल वाले वाक्य आएंगे। तो लीजिए, आपके काल हो गए हैं कंप्लीट, तीनों के तीनों। और जहाँ तक मेरा मानना है, अब आगे आपको एक और टॉपिक थोड़ा सा है,
यहाँ पर आपको मैं हल्का सा हिंट देना चाहूँगी, थोड़ा सा और पढ़ा के। एक चीज़ और रह गई है, वो मैं बता देती हूँ आपको। कहाँ गया भाई साहब? एक मिनट। अब कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं बोल के आपको ऐसे बता दूं, जैसे मैंने बोला था प्रवृत्ति के कार्य की प्रवृत्ति के आधार पर क्रिया, है ना, लिखा था ना मैंने। तो 2 प्रकार की होती है प्रवृत्ति के आधार पर। मैं यहीं लिख देती हूँ या बताऊँ आपको? चलिए यहीं लिख लीजिए आप। ये सॉरी, एक मिनट। प्रवृत्ति के आधार पर क्रिया, प्रवृत्ति के आधार पर, है ना। अब कैसे? एक तो होती है मुख्य क्रिया, हल्का सा जान लीजिए। कई बार बच्चे पूछते हैं कि ये मैडम सहायक क्रिया क्या होती है। एक होता है सहायक क्रिया, ठीक है, इसे हम रंजक क्रिया भी बोलते हैं, रंजक क्रिया। अभी तो और पढ़ना है, अभी तो एक वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ दूसरे वीडियो में डाल दूँगी अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। वह क्रिया जिसमें प्रधान या मुख्य क्रिया का बोध होता है वो मुख्य क्रिया कहलाती है ना। इसका तो ये हो गया। जैसे मूल धातु में ना जोड़ देंगे, ठीक है, सामान्य रूप बनाया जा सकता है ना। मुख्य क्रिया तो ये होगी, जैसे सीता खाना खाती है ना, सीता स्कूल जाती है, और नानी नहीं आ जाएगा इसके साथ में, तो ना जोड़ देंगे मुख्य क्रिया के साथ में। बात करें अगर हम इसकी सहायक क्रिया की, रंजक क्रिया की, तो देखिए यहाँ थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो नोट कर लीजिए कि वह क्रिया जो कार्य की समाप्ति में मुख्य क्रिया की सहायता करती हो, यानी ये जो मुख्य क्रिया है ना इसकी समाप्ति करती हो। जैसे उठ, अब मैंने बोल दिया रहा है, देख लीजिए कैसे। और फिर इसके 2-3 सेंटेंस और मैं बोलूँगी अभी। वह क्रिया जो कार्य की समाप्ति में मुख्य क्रिया की सहायता करती हो उसे सहायक क्रिया कहते हैं। इसमें काल या समय का बोध होता हो, अतः इसे कालबोधक क्रिया भी कह सकते हैं। यह वाक्य को पूरी तरह समाप्त कर हृदय को आनंद प्रदान करती है ना, पूरी तरह से समाप्त कर देती है ये वाक्य को। जैसे वह खाना खा रहा है ना, उसने काम कर लिया है, बोलते हैं ना अपन। अब ये लिया है तो ये है ना, ये रहा है, ये है, ये सारी ये सब सहायक क्रिया है। हाँ, बात यह है कि कई बार ये केवल रहा से काम हो जाता है और कई बार ये है भी आ जाता है, ठीक है। आगे होगा समझ में। तो एक बार हम वापस से तीनों कालों को देख लेते हैं। क्रिया हमारी अभी बची हुई है, हम सेकंड पार्ट में कर लेंगे। तो मैं एक बार तीनों कालों का आपको समग्र रूप से बता देती हूँ। इस तरह से आप लिखना, ये तो हो जाएंगे काल, ठीक है, ये हो जाएगा इसका पहचान, ठीक है ना, और ये इसका एक एक उदाहरण समझ में आ जाएगा। जैसे पहले हम लिखेंगे, तीनों कालों को लिख लेना आप, पहले तीनों कालों को लिख लेना यहाँ पे, और ऐसे नहीं लिखो तो आपको जैसे समझ में आया आप लिख लेना। जैसे आपने लिख लिए काल, ठीक है, यहाँ आप लिखना है इसका पहचान, और ये उदाहरण साथ में आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे साथ में। जैसे आ गया सामान्य, सामान्य के तीनों भेद लिख लिए आपने, चारों लिख लिए। फिर आपने लिख लिए इसके वर्तमान भूतकाल के, यहाँ मैं सिर्फ आपको भूतकाल के बताऊंगी आपको। जैसे सामान्य भूतकाल आ, ई और ए आ गया, है ना। जैसे राम, मैं एक ही सेंटेंस ले रही हूँ काम में, राम गया, ये हो गया सामान्य भूतकाल। आसन का, आसन भूतकाल, राम गया है, क्लियर। बात करूं अगर मैं पूर्ण की, राम जा चुका है, राम जा चुका है, पूर्ण हो गया ना काम जाने का। तो अपूर्ण की, राम जा रहा होगा, है ना, राम जा रहा होगा, क्लियर। या जाता होगा, दोनों ही आ सकते हैं, राम जाता होगा, क्लियर। फिर तो ये तो संदिग्ध भूतकाल की, खाता तो ऐसा होता, क्लियर।
ता तो ता, है ना। मीरा नाचती तो मोहन मुरली बजाता। और हेतु मत में तो कंडीशन, ये तो हेतु मत का बोल दिया मैंने, हाँ जी, ये हेतु मत का बोला है। और संदिग्ध का, वह पढ़ चुका होगा, वह खा चुका होगा, ठीक है, कर चुका होगा। क्लियर है आपके। और संभाव्य में भी ऐसे ही बनाने हैं आपको। तो चलें अब मिलते हैं क्रिया और काल के काल तो कंप्लीट हो गए, क्रिया जो बची हुई है वो अगले टॉपिक में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और आपको ये थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये जो सकर्मक और अकर्मक क्रिया हैं, इसमें बच्चे उलझते हैं ना, वहाँ से ये थोड़ा सा बता देती हूँ कि गतिशील और स्थिर होती है अकर्मक क्रियाएँ, ठीक है। वे क्रियाएँ जिनका प्रयोग करने से कोई भी ऐसा वाक्य नहीं बनता जिसमें कर्म ना हो। देखिए, अकर्मक क्रियाएँ पढ़ाऊँगी आपको अगले टॉपिक में ध्यान से, लेकिन थोड़ा सा बता दूँ, ये जो अकर्मक क्रियाएँ होती है, ये हंसना, रोना, दौड़ना, भागना, उड़ना, तैरना, सोना, जागना, ऊँघना, उदय होना, अस्त होना, अकड़ना, झगड़ना, चलना, शर्माना, घृणा, ईर्ष्या, उठना, बैठना, है ना, जीना, उगना, कूदना, बढ़ना और थूकना और खांसना, ये होती है अकर्मक क्रियाएँ। और ये वे क्रियाएँ होती हैं जिनका प्रयोग करने से कोई भी ऐसा वाक्य नहीं बनता हो जिसमें कर्म हो, है ना, यानी ये बिना कर्म के बनेगा। अब एक मैं उदाहरण बता रही हूँ आपको, बहुत अच्छा उदाहरण है आपका, तो आप कहीं नोट कर लीजिए साइड में। एक तो क्रिया है इसमें, ये देख लीजिए थोड़ा सा, एक तो ये बढ़ना, और एक है यहाँ पर, ये यहाँ लिखा नहीं क्या मैंने, एक बजाना, यहाँ ही लिख लीजिए आप, बजाना, बढ़ना और बजाना, ये हमेशा सकर्मक रहेगी, है ना, ये ध्यान रख लेना, सकर्मक रहेगी। 2-3 ऐसी क्रियाएं हैं जो हमेशा भाव तो आपको देगी वो कि अकर्मक है, लेकिन वो होगी सकर्मक। वो कैसे क्या होगी अगली वीडियो में देखते हैं। और आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो ठाकुर जी महाराज से मैं प्रार्थना करूंगी, आपकी अर्जी लगा देती हूँ कि आपका भला होगा तो मेरा अवश्य हो जाएगा। और परहित या दूसरों के हित के लिए ही जो कार्य करते हैं उनका सदैव भला होता है। यही आज की क्लास का था मेरा, कि आज इस कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मैं आपको ये टॉपिक दूँ, है ना। तो ढेर सारी बधाइयाँ। अगली कृष्ण जन्माष्टमी तक आप ये उत्सव बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, बहुत उल्लास के साथ मनाएं, यही मेरी कामना है। और तब तक के लिए धन्यवाद। ढेर सारी बधाइयाँ कृष्ण जन्माष्टमी की। और आपकी आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए आपको स्टार्टिंग से, शुरू से ही मैं बेस्ट ऑफ लक कहती आ रही हूँ, लेकिन आज मेरा विशेष है कि मेरे इस टॉपिक में से, पढ़ाए में से अगर आपके कुछ आए तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और मैं चाहती हूँ कि आप इसी बार ये एग्ज़ाम क्रैक करें, अगली बार के लिए ये सब कुछ नहीं पढ़ें, आप दूसरों को दें ये चीज़ें, ठीक है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।